नमस्कार साथियों। लगभग 1 वर्ष के अंतराल के बाद कहानी कह पा रही हूँ। कोई भी सफाई बेमानी रहेगी ही। तो प्रीति की कलम से प्रस्तुत है कहानी हाथी वाले बाबा। कहानी से पहले अंतर्मन से निकली 2 पंक्तियाँ हमारे डॉक्टर साहब के लिए। बस ये दिक्कत है भूलने में उसे, बस ये दिक्कत है भूलने में उसे, बदले में उसके किसको याद करें। तो लीजिए, प्रीति की कलम से प्रस्तुत है कहानी हाथी वाले बाबा। ये कहानी किसी बाबा की नहीं जिसने 2 हाथी पाल रखे थे। ये कहानी तो उन 2 सुंदर संगमरमर के हाथियों की है जो एक आलीशान कोठी के कपाट पर बने थे। देखने में इतने सजीव कि एक बारगी ठिठक कर छूने का मन करे। कोठी के स्वामी बुजुर्ग कुछ खराब स्वास्थ्य के चलते अक्सर गेट खुलवाकर वहीं बैठ जाते थे। नौकर सहारा देकर कुर्सी पर बैठाकर भीतर कामकाज में लग जाता था। पास ही छोटे बच्चों का स्कूल था, सो आते जाते बच्चे हाथियों के पास जरूर रुकते। कभी सूंड पकड़ते, कभी खंबे जैसे पैरों से झूलते और कभी उछल उछल कर कान या दांत पकड़ने की कोशिश करते। बच्चों की इन अटखेलियों को देखकर बाबा का मन बहुत खुश होता। हाथियों के साथ उन्हें वहां बैठा देखकर बच्चे उन्हें हाथी वाले बाबा कहने लगे। उनका अपना 8 वर्षीय पोता केशव तो पहाड़ों पर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, तो मन लगाने के लिए बच्चे बहुत प्यारे लगते। पत्नी शांताबाई बीमारी का हवाला देते हुए कहती, भीतर आने को कहती, तो जवाब देते, इलाज तो बाहर है, भीतर आकर क्या करूँगा। कुछ दिन बाद उनके पोते केशव का जन्मदिन था। बाबा शांताबाई से बोले, कुछ कॉपी पेंसिल और फल मंगवा दो तो इन बच्चों को बांट दूंगा। मालकिन ने बड़ी प्रसन्नता से नौकर को भेज सब सामान मंगवा लिया। अगले दिन तड़के ही तैयार होकर छड़ी टेकते बाबा खुद ही कुर्सी पर जा बैठे। सामान बराबर मेज पे रखवा नौकर को हिदायत दी कि हर एक बच्चे को सामान मिलना चाहिए। बच्चों के झुंडाने शुरू हुए। हाथियों के बीच बैठे बाबा को अब बच्चे पहचानने लगे थे। उनकी मुस्कुराहट और स्नेह को समझने लगे थे। अब अधिकार पूर्वक हाथियों को छूते और प्यार करते। और ये क्या, आज तो बाबा उपहार भी दे रहे हैं। सो चिल्ला चिल्ला कर बाकी लड़कों को भी बुला लिया। सो देखते देखते सब सामान बट गया। उधर स्कूल की घंटी भी बज गई। सब बच्चे भाग लिए, कुछ सामान लेकर, कुछ बिना सामान लिए ही। बाबा के चेहरे पर अपूर्व संतोष की झलक थी। मुस्कुराते हुए भीतर आ गए। बट गया सब सामान? मालकिन ने हंसते हुए पूछा। और मंगाना पड़ेगा। कुछ बच्चे तो बिना लिए ही चले गए। दोपहर की छुट्टी के समय फिर बांट देंगे। ठीक है कहकर मालकिन यह सोचते हुए अपने काम में लग गई कि बेटे बहू तो फोन पर केशव को किसी महंगे गिफ्ट का वादा कर हैप्पी बर्थडे कह देंगे। पर केशव के बाबा के चेहरे पर आज जो प्रसन्नता है वह देखने लायक है। सो दोपहर तक और सामान आ गया और बाबा के साथ शांताबाई भी खड़ी हो गई। बच्चों की भोली वाली बातें और चेहरे दोनों को अपूर्व प्रसन्नता दे रहे थे। सभी बच्चे चले गए थे, बस एक बालक खड़ा था, पूरे मनोयोग से हाथियों का निरीक्षण करते हुए। साफ सुथरे कपड़े व जूते मोजे पहने, सीधी मांग निकाले, कड़े हुए बाल और बगल में कपड़े का बस्ता। बाबा की नजर पड़ी तो जाने लगा, अरे सुनो बेटा, यहाँ आओ और ये सामान ले लो। नहीं बाबा, मैं नहीं लूंगा। क्यों? पूछने पर बोला, माँ ने मना किया है। और भला माँ ने क्यों मना किया है? मालकिन ने हंसते हुए पूछा। माँ ने कहा है कि किसी अनजान आदमी से कभी कुछ मत लेना। भोली सी सूरत बनाकर वह बोला। ये तो ठीक कहा है माँ ने, बाबा बोले और फिर एकदम से मुंह को गुब्बारे की तरह फुला लिया और दोनों मुट्ठी से फट आवाज के साथ निकाल दिया। बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। लो, अब तो हम दोस्त हो गए, अनजान नहीं रहे। मैं तो हाथी वाला बाबा हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? शंकर, बच्चे ने दोस्ती स्वीकार करते हुए जवाब दिया। तो आज से हम हुए दोस्त और ये लो सामान। फिर भी माँ मना करे तो कल उन्हें यहाँ ले आना। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? मालकिन ने पूछा। पिता तो नहीं है, आंखें नीची करे बच्चे ने जवाब दिया। यह सुनते ही वे द्रवित हो उठी और बोली, अच्छा बेटा अब जाओ और कल जरूर माँ को लेकर आना। अगले दिन छुट्टी के समय माँ का हाथ पकड़े शंकर खड़ा था। आओ बेटी आओ, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ काम करती हो? लक्ष्मीबाई, पर सब लक्ष्मी कहकर पुकारते हैं। यही स्कूल के पास महिला केंद्र में नौकरी करती हूँ। शंकर ने आपके बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा कि कोई बड़ा उसके भी सिर पर हाथ रखने वाला है। आपसे एक प्रार्थना है कि स्कूल की छुट्टी के बाद 2 घंटा क्या वह यहीं खेल सकता है?
घर अकेला चला जाता है तो चिंता बनी रहती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बाबा बोले। और घर के बाहर क्यों, भीतर बरामदे में खेल लेगा, पढ़ भी लेगा। मैं भी दोपहर बाद भीतर ही आराम करता हूँ। लक्ष्मी के सिर से मानो कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मालकिन से पूछ लें कोई मेरे लायक काम हो तो जरूर बताए, मैं हाथ बटा दूंगी। ऐसी सुघड़ साफ सलीके वाली स्त्री से काम लेने में भला मालकिन को क्या दिक्कत होती। अगले ही दिन बाबा ने बरामदे में एक छोटी मेज कुर्सी डलवा दी और लगे इंतजार करने में शंकर का। छुट्टी हो गई, सब बच्चे हंसते खिलते निकल गए। शंकर ना दिखा। नौकर को पता करने के लिए भेजा। कुछ क्षण बाद ही उसका हाथ पकड़े शंकर खड़ा था। छिपे खड़े थे हाथी की टांग के पीछे, शर्मा रहे थे अंदर आने में। क्यों दोस्त, शर्मा क्यों रहे थे, कहते हुए बाबा ने दोनों गाल फुलाकर उसके आगे कर दिए। बच्चे के नन्हे हाथों ने जो गाल पिचकाए तो नौकर समेत सब हंसने लगे। लगा घर में चारों तरफ फूल खिल गए। अपनी मेज कुर्सी देखकर शंकर खट से उस पर जा बैठा और झट से अपनी कॉपी किताबें उस पर सजा ली। अरे पढ़ने से पहले कुछ खा तो लो, कहते हुए शांताबाई नाश्ते की प्लेट रख गई। खा पी कर अब शंकर बैठे बैठे उकताने लगा तो इधर उधर नजर दौड़ाई। सामने लॉन में घास पर गेंद बल्ला पड़ा था। उठाया और घुमा घुमा कर उसे खेलने लगा। खेलते खेलते जब थक गया तो मेज पर सिर टकाया और गहरी नींद में। माँ की पुकार से नींद खुली। आंख मलते हुए देखा तो पाया किसी ने उसे उठाकर बरामदे में पड़े सोफे पर लिटा दिया था। लक्ष्मी की आंखों में कृतज्ञता की सीमा न थी। समझ न पा रही थी कैसे धन्यवाद करे इन भले लोगों का। कोई काम हो तो बताइए, मैं कर दूंगी। हाँ हाँ जरूर, तुम चिंता ना करो, जब होगा तुम ही से कराएंगे, मालकिन ने कहा। हाँ, शंकर को भेजने में संकोच मत करना। बाबा से हिल मिल गया है, उनका भी मन बहला रहता है। जब से केशव बोर्डिंग स्कूल गया है उदास रहते हैं। हाथ जोड़कर लक्ष्मी बोली, माँ जी आपको नहीं पता ये सहारा देकर आपने इस बिना बाप के बच्चे पर कितना उपकार किया है। क्यों, तुम्हारे घर में और कोई नहीं? मायके में कोई रहा नहीं, ससुराल वाले बहुत रईस हैं। मेरी इस मामूली सी नौकरी से उनकी इज्जत जाती है, सो नाखुश रहते हैं और वास्ता नहीं रखते। मेरे जीवन का बस एक ही ध्येय है, शंकर को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दूं। पति का दिया घर बार तो सब कुछ है, अधिक की मुझे आकांक्षा नहीं। लक्ष्मी के चेहरे पर संतोष और शांति की अद्भुत आभा थी। शांताबाई बहुत प्रभावित हुई। बोली, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मेरे कोई बेटी तो है नहीं, शायद ईश्वर ने तुम्हें ही भेजा है। छुट्टियों में जब केशव घर वापस आया तो पाया कि उसके अधिकार क्षेत्र में अब किसी और की घुसपैठ हो गई है। पहले तो नाराज हुआ, फिर धीरे धीरे नाराजगी दोस्ती और फिर भाई जैसी दींगा मुश्ती में बदल गई। बड़ा होने का खूब फायदा उठाया उसने। खेल में बॉल उठाकर लाने की जिम्मेवारी हमेशा शंकर की होती। कभी कभी कहना ना मानने पर चपत भी लगा देता। सामने रखी चीज भी कभी खुद ना उठाता, हमेशा शंकर को हुक्म देता। और उसे अंग्रेजी सिखाने का जिम्मा उसने स्वयं ले लिया। बाबा से बोला, शंकर को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। बाबा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना था। अब केशव के साथ साथ शंकर का भी जन्मदिन मनाया जाता, बच्चों को उपहार बांटे जाते। धीरे धीरे बाबा का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। अब गेट पर कम बैठते थे, पर बच्चों के लिए हाथियों से खेलने की कोई मनाही नहीं थी। शंकर की माँ भी अपने काम के बाद शांताबाई से बिना मिले ना जाती थी। घर में नौकर चाकरों की कोई कमी ना थी, पर कुछ काम शांताबाई लक्ष्मी से ही कराती थी। शांता ने उसको कभी कुछ देने की कोशिश भी करती तो लक्ष्मी ना लेती थी। कहती, आपकी बेटी होती तो भला ना करती सेवा। शांताबाई निरुत्तर हो उसे देखती रह जाती। केशव अब सीनियर स्कूल में पहुंच गया था। शंकर से 4 क्लास आगे था। दोस्त बन गए थे और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में आनंद भी आने लगा था। अक्सर थोड़ी छुट्टियों में घर नहीं आता, पर जब लंबी छुट्टियों में आता तो शंकर के साथ उसकी खूब बनती। दोनों मिलकर पूरे शहर भर की खाक छानते। शंकर को नित नई दुनिया का अनुभव होता, पर केशव बड़े भाई का रोल अदा करना ना भूलता। देख यार, मुझ पर मत जाना, मुझसे तो ज्यादा मेहनत होती नहीं, पर तू जो सोचता है डॉक्टर बनने का, उस पर फोकस रखना। बाबा को और पापा को बहुत खुशी होगी, कम से कम एक बेटा तो पढ़ लिख गया। मेरा क्या, मुझे तो पापा का बिजनेस ही संभालना है। और भी जीवन के गूढ़ रहस्यों से शंकर को अवगत कराता।
शंकर को जितना भी समझ में आता उसे बहुत प्रेम से अपने अंतर्मन में उतार लेता। केशव उसका भाई, बाप, दोस्त, सलाहकार, सभी कुछ था। शंकर अभी स्कूल में ही था और केशव स्कूल पूरा करके शहर वापस आ गया था। किसी तरह जुगाड़ करके उसके पिता ने इस शर्त के साथ कॉलेज में दाखिला दिला दिया कि पढ़ाई के साथ साथ अब व्यापार भी देखेगा। शंकर केशव के माता पिता को उनके व्यक्तित्व के अनुसार अंकल आंटी ही कहता, परंतु केशव शंकर की माँ को बड़े प्यार से बुआ बुलाता था। अक्सर कॉलेज से कई बार सीधे ही उनके घर जाकर मनपसंद खाने की फरमाइश कर देता। कभी कभी साथ में अपनी मित्र मंजरी को भी ले आता। इसे बहू बनाएगा पूछने पर हंसकर कहता, इससे कौन शादी करेगा। शंकर की मां नाराज होकर कहती, आज ही तुम्हारी दादी को बताऊंगी। तो चिरौरी करने लगता, नहीं बुआ मत बताना, जब कहोगी शादी कर लूंगा, इसी से कर लूंगा। और मंजरी मुस्कुराकर दोनों का प्रेम देखती रहती। शंकर अधिकतर अपनी पढ़ाई व मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी में लगा रहता। केशव का कॉलेज खत्म होते ही उसका मंजरी के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। कोठी को दुल्हन के स्वागत में दुल्हन की तरह सजाया गया। द्वार के दोनों ओर खड़े संगमरमर के हाथी ऐरावत से कम न लगते थे। शंकर और लक्ष्मीबाई ने इस कार्य को संपूर्ण कराने में कोई कसर न छोड़ी। सब बहुत खुश थे। मंजरी को भी स्नेहिल देवर व तीन सासों का प्यार मिला। खुशी के इस माहौल में एक खुशी और जुड़ गई। शंकर को दूर बड़े शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था। जब जाने का समय आया तो सबके मन बहुत बोझिल हो गए। यहाँ तक कि केशव के माता पिता के चेहरे पर भी उदासी छा गई और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, जाओ बहादुर, बढ़िया डॉक्टर बनकर लौटना। और मुड़कर एकदम कमरे से बाहर निकल गए। बाबा ने शंकर की पढ़ाई के लिए जो एक मुश्त रकम बचपन से रखी थी निकालकर उसके कागज लक्ष्मी को सौंपते हुए कहा कि कोई चिंता मत करना, और तुम भी शंकर बहुत मेहनत से पढ़ना, माँ की चिंता मत करना, हम सब हैं उसके लिए। केशव ने उसे गले लगाकर शरारत से उसके कान में कहा, अब तू भी वहां अपने लिए कोई डॉक्टर नहीं ढूंढ लियो। और दोनों हंस पड़े। बाबा के पैर छूकर शंकर बोला, बाबा अपना ध्यान रखना, जैसे बाहर हाथी खड़े हैं हमेशा से आप भी वैसे ही बने रहना, मैं आकर आपकी बीमारी दूर कर दूंगा। दूसरे ही साल शंकर को चाचा बनने की खुशखबरी मिली तो उससे रुका ना गया, दौड़ा चला आया। केशव बहुत नाराज हुआ, ऐसे बीच में पढ़ाई छोड़कर आना ठीक नहीं। कोई बात नहीं भाई, चाचा बनना डॉक्टर बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कल ही वापस चला जाऊंगा। वापस पहुंचे अभी महीना भर भी ना हुआ था कि एक रात केशव का फोन आया, अभी निकल लो, बाबा बहुत बीमार हैं, अस्पताल जाने को मना कर रहे हैं, तुम आओ तो शायद तुम्हारा कहना माने। पाँव फटने से पहले शंकर बाबा के सिरहाने खड़ा था। प्यार से सिर पर हाथ रखा तो बाबा ने आंखें खोली। प्रसन्नता की लहर दौड़ गई पूरे चेहरे पर। आ गया तू, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, ये लोग बेकार अस्पताल की जिद कर रहे हैं। बाबा अस्पताल तो जाना पड़ेगा। शंकर की पारखी नजरों ने परिस्थिति की गंभीरता भांप ली थी। अच्छा ठीक है, फिर ले चल, पर तू मेरे साथ ही रहना। हाँ बाबा, मैं आपके साथ ही हूँ। मुश्किल से 2 दिन अस्पताल में निकले। शंकर बराबर उनके साथ था। उनका हाथ पकड़े पकड़े जो रात को बाबा सोए तो फिर नहीं उठे। एक अद्भुत शांति थी उनके चेहरे पर और सभी के मन में भी। हाथी वाली कोठी का दरवाजा आज पूरा खुला था। बाबा की फूलों से सजी अर्थी दोनों हाथियों के बीच से निकल रही थी। दोनों की उठी हुई सूंडें मानो उन्हें अंतिम प्रणाम कर रही थी। स्कूल की छुट्टी हुई थी अभी, पर बच्चे आज चहक नहीं रहे थे, एक और सहमे से खड़े थे। हाथी वाले बाबा को जाते देख रहे थे। बाबा के सभी कामों से निपटकर शंकर इस बार जो गया तो लंबे समय तक नहीं आ पाया। इस बीच दूसरी बार चाचा बनने की खबर आई, पर परीक्षा के चलते आना न हो पाया। केशव की भी हिदायत थी कि अब फाइनल परीक्षा के बाद ही आना। सो आखिरी पेपर देते ही घर के लिए रवाना हो गया। अपने घर पहुंचा तो देखा घर पर ताला लगा है। जरूर माँ बाबा के यहाँ होगी, तो बैग उठाए सीधा वहां पहुंचा। पुराने नौकर ने दूर से ही देख लिया और बैग उठाकर अंदर ले गया। पुरानी हवेली की जगह अंदर नई स्टाइल की शानदार कोठी खड़ी थी। बाबा के माँ कहाँ है, मुझे किसी ने बताया नहीं, ये कब हुआ, कैसे हुआ? आवाज सुनकर माँ भीतर से बरामदे में निकल आई। अरे शंकर, तुम आ गए, बताया भी नहीं। घर पे तो ताला लगा होगा। असल में केशव मुझे वहां रहने ही नहीं देता। कोठी में ही एक हिस्सा मेरे लिए भी बनवा दिया है। कहता है
शंकर का क्या भरोसा, कहाँ से डॉक्टरी करे, तो बुआ तुम यहीं मेरे पास रहो। पगला कहीं का। भीतर से शांताबाई की आवाज आई, क्या शंकर आया है? उधर से मंजरी दोनों बच्चों को लेकर निकली। चाचू चाचू कहते दोनों लिपट गए। एक बार फिर घर में फूल से खिल गए। शाम को केशव, अंकल, आंटी सबको शंकर के आने से बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। घर का वातावरण यह उल्लासमय हो गया। अन्यथा तो सब अपने अपने कामों में ही व्यस्त रहते थे। कुछ दिन छुट्टी बिताने के बाद शंकर वापस चला गया। जाते जाते केशव को हिदायत देता गया कि अब ये पार्टी और वाटी पीना पिलाना कम कर दो, तुम्हारी सेहत मुझे अच्छी नहीं लिख रही। अच्छा बेटा, अब हम ही पे डॉक्टरी करोगे? केशव जोर से हंस दिया। अब की जो शंकर गया तो कल कई साल लग गए लौटने में। परिस्थितियां व उन्नति के अवसर बनते चले गए और वापस आने में लगभग 5 वर्ष लग गए। सबके हालचाल फोन पर मिलते रहते थे, माँ के उल्हाने भी, पर हर बार कुछ दिन और कहकर बात टल जाती। कल जब पहली बार केशव ने कहा कि अब हो गई तेरी पढ़ाई, बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन बन गया है, आजा दादी बुला रही हैं, तो फिर शंकर रुक ना पाया। हमेशा की तरह बिना बताए बैग लिए कोठी के दरवाजे पे खड़ा था। बच्चों की भीड़ देखकर एक बार ही ठिठक गया। अपने हाथी वाले बाबा याद आ गए। पर बच्चों से घिरे व्हील चेयर पे बैठे केशव को देखते ही एक धक्का लगा। हंसता हुआ केशव बच्चों को खिलौने बांट रहा था। शंकर को देखते ही बाहें फैला दी। उठ तो पाया नहीं। क्या हुआ मेरे भाई? रुआंसा से शंकर बोला, मुझे क्यों नहीं बताया? कुछ खास नहीं, बस तेरा कहना नहीं माना, एक दिन नशे में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, केशव ने बताया। अंदर से आती हुई मंजरी का चेहरा शंकर को देखकर खिल उठा। अब सब ठीक हो जाएगा। पर किसी ने मुझे खबर क्यों नहीं दी? एक बार फिर शंकर बोला। अब इतनी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम आ गए हो तो आधी बीमारी तो ठीक हो गई, बाकी तुम सर्जरी कर डालना, कहकर केशव जोर से हंस पड़ा। चलो अंदर चलो, मंजरी सबको सामान दे दिया ना? आज तुम्हारे भतीजे का जन्मदिन है, मैंने सोचा मैं भी आज हाथी वाला बाबा बन जाऊं। और ठठा कर केशव हंस पड़ा। बाबा, मैं अपनी मम्मी से पूछ आया। हाथी के पैर के पीछे से एक नन्हा सा सिर झांक रहा था। शंकर और केशव दोनों चौंक पड़े। मम्मी ने कह दिया है कि हाथी वाले बाबा को वे जानती हैं और उनसे तुम खिलौने ले सकते हो, कहता हुआ वह नन्हा सा बालक केशव के आगे आ खड़ा हुआ। एक बार फिर शंकर और केशव ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। इनकी हंसी में मंजरी की मधुर हंसी भी शामिल हो गई। लगा आज दोनों हाथी भी हंस रहे हैं, और तो और ऊपर बैठे बाबा भी बिना मुस्कुराए नहीं रह सके। तो ये थी कहानी हाथी वाले बाबा। मुझे अवश्य बताएं कि आपको कैसी लगी। सुनने के लिए धन्यवाद व नमस्कार।